नमस्ते मित्रों। आज मैं शैलेश तिवारी, आपका मित्र। आज का लाइव होने का विषय मैंने लिया है कि चाइना के जो वस्तुएं हैं चाइना की भारत में आती हैं, उनका हम बहिष्कार करें तो क्यों करें। ठीक है, ये प्रश्न मन में क्यों आया आपसे बात करने का, क्योंकि मैंने देखा कई लोग पोस्ट करते हैं कि आप चाइना के मोबाइल से यह लिखेंगे कि चाइना का बहिष्कार करें, या चाइना से इम्पोर्टेड पोस्टर्स पे हम लिखेंगे कि हम चाइना का बहिष्कार करें। जब ज़्यादातर करीब 4000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ 500 लोगों को निकालने के बाद 4000 लोग अभी भी हैं अपने साथ मेरे फेसबुक पे। तो इन 4000 में ज़्यादातर लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं, जिनको राष्ट्र के प्रति जिनकी संवेदनाएं हैं, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ फेसबुक पे। अब अगर ऐसे राष्ट्रवादियों में भी ये बात आती है कि हम चाइना के मोबाइल पे जाके बाइकॉट चाइना लिख रहे हैं, हर बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप क्या बाइकॉट कर सकते हैं, बिना चाइना के हम रह सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न लोगों के मन में आते हैं और लोग उसको जो है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक्सप्रेस भी करते हैं। तो मुझे लगा ये एक प्रश्न लेना चाहिए और कम से कम मेरे स्तर पे मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मेरी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करना मेरा आशय है आज के लिए। ठीक है, तो एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा जापान आज विश्व में जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं या प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक है। अमेरिका के बारे में बोला जाता है कि अमेरिका के जो मॉल्स होते हैं उस पर जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर चाइना का कब्जा है, और अमेरिका की जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम्स है, उस पर कब्जा जो है वो जापानीज का है। ठीक है, अब जापान ऐसे नहीं बना ओवर द पीरियड, एक दिन में इंडस्ट्रियल कंट्रीज नहीं बना। वहाँ औद्योगिक क्रांति एक दिन में नहीं हुई या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक दिन में नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी की बात है। जापान में काफ़ी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी और वो MSMEs काफ़ी वहाँ डेवलप इंडस्ट्री के रूप में थी। ठीक है, जैसे पहले अपने यहाँ भी गृह उद्योग छोटे छोटे हर जगह, एक एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक गृह उद्योग के लिए जाना जाता था। ठीक है, ऐसे ही हाल 16वीं शताब्दी में जापान का था। फिर वहाँ के राजा ने एक पोलैंड की कंपनीज को अपने यहाँ बुलाया। ठीक है, और डच कंपनीज आई और उन्होंने व्यवसाय चालू किया। व्यवसाय करते करते वो व्यवसाय को एक्सपेंड करते गए। फिर जैसे अपने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल हुआ था, वही हाल धीरे धीरे जापान का भी होने लगा। जापान का अपना कुछ नहीं रहा, धीरे धीरे डच कंपनीज आई, डच कंपनी के बाद फ्रांस आई, अमेरिकन आ गए। ठीक है, सारा वेस्टर्न कंट्रीज जो है धीरे धीरे चाइना पे हावी हो गया। वहाँ की इकोनॉमी को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ठीक है, और उस पर होल्ड जो है बोथ इकोनॉमिकल कल्चरल, ठीक है, वो वेस्टर्न कंट्रीज का हो गया। तो मेंजी करके एक वहाँ लीडर पैदा हुए। 1858 की क्रांति अपने यहाँ भी फेमस है, तो 1858 की क्रांति जापान में भी फेमस है। मेंजी ने क्या किया कि उनको ये लगा कि भाई हमारी जो भिखमरी है, हमारी गरीबी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण विदेशी है। तो उन्होंने ये बात प्रोपोगेट करनी शुरू की अक्रॉस द जापान कि हमें स्वनिर्भर होना है। जैसा अभी मोदी जी ने बोला है, स्वनिर्भर भारत। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर और सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, इस चीज़ का प्रोपोगेशन उन्होंने चालू किया। ठीक है, वर्ल्ड वार भी हो गया था। अमेरिका से लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया, जापान वालों ने, कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो हम स्वदेशी अपनाएंगे। और फिर स्वदेशी मूवमेंट वहाँ से चालू हुआ धीरे धीरे। ये एकाएक नहीं हुआ, धीरे धीरे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स आप डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया
कि अब ये कैसे होगा, ठीक है। उसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, वो है मित्सुबिशी अपने आप में, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पतंजलि जो है वो राष्ट्रवाद से निकली हुई कंपनी है, उन्होंने बिल्कुल वही मॉडल कॉपी किया था जो मित्सुबिशी का मॉडल है, ठीक है। अब मित्सुबिशी जो कंपनी थी, और मित्सुबिशी की तरह और भी ढेर सारी जापानीज कंपनी में वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनना है तो हमें कैपिटल जनरेट करनी है। अब कैपिटल कैसे जनरेट होगी? कैपिटल जनरेट होगी लेबर से, ठीक है, लेबर के थ्रू कैपिटल जनरेशन। तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि हम इन कंपनीज में काम करेंगे, हम सैलरी जो है वो जो नॉर्मल हमारी सैलरी है वो सैलरी हम लेंगे, लेकिन हम अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना समय नहीं देख के और प्रोडक्टिविटी देंगे, ठीक है, लेबर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। कुछ लोग 8 घंटे, कुछ लोग 10 घंटे, कुछ लोग 12 घंटे, कुछ लोग यहाँ तक कि 16-16 घंटे उन्होंने इस इंडस्ट्रीज में काम किया। काम शुरू हुआ तो धीरे धीरे, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए वहाँ की कंडीशन जापान की बहुत ऑकवर्ड है। अपने यहाँ प्लेन नहीं है, वहाँ पहाड़ियाँ हैं, टापुआँ हैं, टापू की तरह सारा है। और फिर उसके बाद उससे क्या हुआ, उनकी इंडिपेंडेंसी होनी शुरू हुई, इंडस्ट्रीज बड़ी होने लगी, इंडस्ट्रीज को सर्व करने के लिए छोटी छोटी एमएसएमई डेवलप होने लगी, और ओवर द पीरियड, ठीक है, उन्होंने विदेशी सारी कंपनियों को बाहर कर दिया। और सिर्फ विदेशी कंपनी को बाहर ही नहीं किया, बल्कि विदेशों में वेस्टर्न जो उनके ऊपर डोमिनेंस थे, वो डोमिनेंस जो है उन्होंने वेस्टर्न कंट्री के ऊपर कर दिया। आज के समय जैसे मैंने बताया कि जापान जो है वो क्वालिटी के मामले में, ठीक है, पूरे विश्व में जाना जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ही है, पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कैसे हुई? ये सारी चीज़ कहीं फोर्स नहीं हुई, ठीक है। उनका एक लीडर आया, उसने एक माहौल क्रिएट किया, ठीक है, वो माहौल राष्ट्रवाद का था। वो माहौल ऐसा था कि हमें जो करना है राष्ट्र के लिए करना है, हमारी एक नेसेसिटी है, जाहिर है धन की ज़रूरत है, लेकिन धन होगा तो हम धन खर्चा करेंगे, ठीक है। अब आप छोटे शहरों में आपके पास धन कम होता है, आप धन कम खर्चा करते हैं, आपकी परचेजिंग पावर कम होती है, लेकिन आप बड़े शहरों में जाते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती जाती है और उसके साथ आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो धन कमाने के लिए उन्होंने अपने लेबर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, क्वालिटी पे ध्यान रखा, कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखा, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें आप मान के रखिए, एक तो इफ़िशिएंट लेबर्स आपको चाहिए, एक क्वालिटी आपको प्रोडक्ट करना चाहिए, और दूसरे डिलीवरी पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से वो स्वनिर्भर बने, और स्वनिर्भर बन के पूरे विश्व को उन्होंने एक दिशा दी। सिर्फ वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने कल्चर को बचा के रखा, आज तक बचा के रखा है। उनको अपनी संस्कृति पे न्याज है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी उनके पास इतना पैसा है, स्वनिर्भर होने का एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। वहाँ मैंने आपको बताया कि जो पहाड़ी हैं या टापू की तरह वहाँ की ज़्यादा प्रदेश होते हैं, तो खेती बहुत आसान नहीं होती। तो वो खेती कैसे करते हैं कि सीढ़ियों की तरह जैसे पहाड़ों पे होती है, तो ऐसे वहाँ चावल की खेती इस तरह की से की जाती है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल नहीं होता वहाँ। अगर वो चाहें तो पैसा दे के, मतलब धन की कमी नहीं है तो पैसा दे के वो यहाँ से जैसे अरबियंस करते हैं कि चावल कहाँ से मंगाते हैं, भारत से मंगाते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल मंगा के खा सकते हैं, लेकिन वो नहीं खाते, क्योंकि उनके अंदर है कि मेरा राष्ट्र है, मैं जो कंज्यूम करूँगा अपने राष्ट्र की चीज़ कंज्यूम करूँगा, ठीक है। और जब मैं अपने राष्ट्र की चीज़ कंज्यूम करता हूँ तो वो पैसा मेरे राष्ट्र में रहता है और वो सर्कुलेट होके सबका कहीं ना कहीं भला होता है। उस जो सर्कल है उसमें सबका फायदा होता है, ठीक है। तो ये स्वनिर्भर भारत है। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई चाइना जो है, ठीक है, हम बिना चाइना के कैसे रहेंगे, अब मैं उनको बताता हूँ, आपको डेटा में बताता हूँ कि 2000 जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस समय चाइना और भारत लगभग बराबर था विश्व में, ठीक है, लगभग बराबर था। उसके बाद जो उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपना किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और हमारी सरकारें अपना डेवलपमेंट करती रही, उसके वजह से हम काफ़ी पिछड़ गए, ठीक है।
उस समय का अगर आप डेटा देखें, बिजनेस का डेटा देखें 2009 7-8 का, तो या 8-9 का, तो लगभग हम $9 बिलियन हम उनको एक्सपोर्ट करते थे और वो हमें करीब $47 बिलियन उस समय एक्सपोर्ट करते थे। 2013-14 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, उस समय जो चाइना का ट्रेड था वो 20 करोड़ हम उनको एक्सपोर्ट करते थे और करीब 90 करोड़ वो हमें एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, मोदी जी के समय। तो ये जो 2000 वाजपेयी जी के समय जो $9 बिलियन और $44 बिलियन का मामला था, वो यूपीए गवर्नमेंट के आते आते 20 करोड़ और लगभग 100 करोड़ का पहुंच गया। ठीक है, हम 20 करोड़ बेच रहे थे जो कि लगभग दूना हुआ और वो पूरा 100 करोड़ पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो खतरनाक हो गया। फिर धीरे धीरे आज के समय स्थिति ये है कि हम उनको करीब 37 करोड़ करते हैं। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है 37 करोड़ और वो 118 करोड़। तो मतलब उनका इंपोर्ट उस समय चाइना हमें 90 करोड़ का देता था 2013-14 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट में, और अभी जो है वो करीब 1,18,000 करोड़ 118 बिलियन डॉलर के लगभग दे रहा है। तो ये जो स्थिति है, ठीक है, ये जो ट्रेड डेफिसिट है, और उसमें एक पॉजिटिव चीज भी है कि इस साल करीब 7% डिक्लाइन हुआ है, जो बहुत बड़ी चीज है। 7% इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। अब हम जब बोलते हैं कि चाइनीज मोबाइल से लिख रहे हैं कि आप चाइना का बहिष्कार करो, तो मैं आपको बताऊं कि जब तक हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, जब तक हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, जब तक ये सेंटीमेंट नहीं था, जब तक वो होस्टाइल कंट्री नहीं हुई थी, जब तक हमारे सैनिकों को उन्होंने मारा नहीं था, तब तक सारी चीज ठीक थी। ठीक है, हम प्रयास कर रहे थे स्वदेशी का, अच्छी बात है, चल भी रहा था, उस वेग से नहीं चल रहा था, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपका पैसा आपके घर के लोगों के हत्या के काम आए? सैनिक कौन है? सैनिक कोई बाहर के तो नहीं है, हमारे आपके परिवार के लोग हैं। ठीक है, तो क्या हम उनको फंड करते हैं? और चाइना की हॉस्टिलिटी कोई सिर्फ भारत के साथ नहीं है। चाइना की हॉस्टिलिटी आपने हांगकांग में देखी है, चाइना की हॉस्टिलिटी आपने ताइवान में देखी है, चाइना की हॉस्टिलिटी आपने जापान के साथ भी देखती है। तो चाइना इस समय विश्व के लिए, ठीक है, एक खतरा बना हुआ है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ के लोगों को, ठीक है, आपको बाहर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ के लोगों को देखिए, राजनीति की बात करेंगे तो वहाँ मार दिए जाते हैं लोग। वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहाँ भी गरीबी बहुत है। ठीक है, कुछ लोगों के पास सत्ता केंद्रित है, कुछ लोगों के पास कैपिटल केंद्रित है। ठीक है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि जब तक हमने लिया चाइना, ठीक है, आपके पास चाइना मोबाइल है, आप फेंक नहीं दे, मैं नहीं कहता कि आप फेंक दे, या जितनी चीज़ें इंपोर्ट होके आ चुकी हैं, या बहुत लोग सप्लाई चेन में ऑलरेडी डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से एपीआई जाती है, वो काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है इन इंडस्ट्रीज पे। तो ओवर द पीरियड हमारी डिपेंडेंसी इन पे कम नहीं हो जाने वाली है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। हमें क्या करना है कि हम कैसे कर सकते हैं कि जहाँ भी सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, जहां भी सब्स्टिट्यूट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जापान के लोग एकदम घटिया क्वालिटी का चावल, मोटा चावल खाते हैं, जबकि उनके पास पैसा है अफोर्ड करने के लिए बासमती चावल, लेकिन वो बासमती चावल चूंकि भारत का है या विदेश का है, वहां का नहीं खाएंगे, वो अपने देश में पैदा किया हुआ चावल खाएंगे। ठीक है, चूंकि उनको अपनी संस्कृति, अपने देश से प्रेम है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए भारत में सबसे ज्यादा चीज क्या आती है? इलेक्ट्रॉनिक आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या है? ठीक है, क्या भारत का सब्स्टिट्यूट हमारे पास है? ठीक है, अगर भारत का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर क्या? तो हमारे मित्र देश हैं, ठीक है, ऐसे देश हैं जो हमारे प्रति होस्टाइल नहीं है, ऐसे देश हैं जो हमारे पास एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, जैसे मोबाइल के केस में इनसे बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो सैमसंग की है, तो हम सैमसंग क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, भारत सरकार की ट्रीटीज हो सकती हैं, भारत सरकार जो है वो यूएन में पक्षकार हो सकता है, भारत सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जिम्मेदार हो सकता है ट्रीटीज को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन हम एज ए जनता
कोई कंपल्सन नहीं है हमारे पास। मेरा पैसा है, मैं कहाँ खर्चा करूँगा, मैं वहाँ खर्चा करूँगा जहाँ हमारे लोगों को उसको फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं प्रिफर करूँगा हमारे लोकलिटी में जो चीज़ बनती है उस पर खर्चा करूँ, हमारे प्रदेश में जो चीज़ बनती है मैं उस पर खर्चा करूँ, वहाँ नहीं मिलती तो हमारे राष्ट्र में जो बनती है उस पर मैं खर्चा करूँ, क्योंकि वो पैसा घूम के हमारे पास भी आने वाला है, सर्कुलेट होने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, या विकल्प में थोड़ा 19-20 है तो हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, इतना कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा राष्ट्र के लिए। ठीक है, आप सोचिए हम जो संतान है उस पीढ़ी की या उस जनरेशन की संतान है, या वो हमारे अंदर ब्रीड है जो राणा प्रताप, जो राष्ट्र के गौरव के लिए सूखी रोटी भी खाते थे, तो राष्ट्र से बड़ा कोई गौरव है ही नहीं है। ठीक है, हमारा सम्मान नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसे अपने देश पे गर्व नहीं है उसके लिए हर चीज़ बेकार है। पैसा कमाना या पैसा यूज करना या संसाधनों का यूज करना यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारा पैसा कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है। जो भी चीज़ होती है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है। जब चीज़ की डिमांड ही नहीं रहेगी, ठीक है, जब चीज़ की डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई कहाँ से होगी। ठीक है, आप जब ग्राहक मांगेगा ही नहीं तो आदमी दुकानदार भी लाना बंद करेगा। ठीक है, जो चीज़ बिकेगी नहीं वो चीज़ दुकानदार भी रखना शुरू करेगा। तो ये शुरुआत हमें खुद से करनी है कि हमें चाइना का विकल्प लेना है। इंडस्ट्रीज़ के पास मजबूरी है, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ को भी ओवर द पीरियड सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड होना होगा। ठीक है, हमें चूँकि सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो कम्युनिस्ट शासन पूरे विश्व के लिए। आपने देखा आज अगर आप घर पे बैठे हैं, आपके 3 महीने गए हुए हैं, आपका इकोनॉमिक लॉस हुआ है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार चाइना है। अगर चाइना ने या तो उसने लैब में बना के भेजा, मान लीजिए लैब ने नहीं, प्रकृति ने ही बनाया था, तो वो कंट्रोल हो सकता था, लेकिन उसने छुपाया। ठीक है, वो हर चीज़ छुपाता है, चूंकि वहाँ तानाशाही है, वहाँ जो चीज़ सरकारें चाहेंगी वही होगा। ठीक है, आप ग्लोबल टाइम्स उनकी चीज़ें पढ़िए, आपका खून खौल जाएगा। मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है, जिंदा है, तो आप कल से ही चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू करेंगे। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर, और आप ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि भाई मैं चाइना के सब्स्टिट्यूट के साथ मेरा कॉस्ट महंगी हो रही है, लेकिन आप धीरे धीरे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए आज के समय पीपीज, ठीक है, पीपीज आज 25 रुपये में आपको N95 मास्क मिल रहा है। ठीक है, आप सैनिटाइज़र ले लीजिए, सैनिटाइज़र 150 रुपये 125 रुपये लीटर। ठीक है, आज उसकी कॉस्ट आ गई है। ये कैसे आई? ये 3 महीने पहले ये कोई इंडस्ट्री थी? नहीं थी। ये 3 महीने पहले कोई इंडस्ट्री नहीं थी। आज हम इस स्थिति में है कि अगर हम, ठीक है, थोड़ा क्वालिटी पर ध्यान दें। क्वालिटी एक हमारी जो वीकनेस है वो उनकी भी वीकनेस थी। पहले चाइना का माल क्या माना जाता था, सबको मालूम है, उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें थोड़ा क्वालिटी कॉन्शियस हो के MSMEs किसी भी आप समझिए देश की इकोनॉमी है, छोटे और मध्यम इंडस्ट्रीज, उनको हमें सरकार को भी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी, समाज को भी हैंड होल्डिंग करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें इंडस्ट्रीज में आना पड़ेगा, हमें मानसिकता छोड़नी पड़ेगी नौकरी की, इंडस्ट्रीज में आके, और जो चाइना का सब्स्टिट्यूट हम बना सकते हैं वो बनाएं। जैसे गुजरात में राजकोट है, वो बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। ऐसे बहुत से मोरबी क्लस्टर है, वो पूरे विश्व में सिरेमिक्स का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। यूपी के बहुत से जगह हैं जो कई चीज़ों में जिनकी एक्सपर्टाइज पहले थी, वो जाने जाते थे किसी न किसी पर उसके लिए। जैसे मान लीजिए आप पीतल के लिए मुरादाबाद जाना जाता था, चाकू के लिए आप रामपुर जाना जाता था, आगरा जूतों के लिए जाना जाता था। तो हम इन इंडस्ट्रीज को कैसे आगे बढ़ा पाएँ, और ये आज नहीं होगा। मैंने बोला कि जो लोग ऑलरेडी ला चुके हैं सामान, उनको घाटा नहीं होना चाहिए, उनकी भी चीज़ें कंज्यूम होनी चाहिए। नए इंपोर्ट कम हो, ठीक है, नए इंपोर्ट कम हो, उस पर हमें भी ध्यान देना होगा। सरकारें भी क्या कर सकती हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो में रहते हुए उनके
ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं उस ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखते हुए अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं और कर रही हैं। ठीक है, आपने देखा कि अभी उन्होंने कैंसिल किया है चाइना की उसकी कंपनी का, रेलवे ने जो टेंडर दिया था। ऐसे कई जगह हैं। ठीक है, तो आप मान के रखिए। अब मान लीजिए इसमें बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रवादी अपने को स्वयं घोषित करते हैं और हैं भी। ठीक है, उनकी भी प्रतिबद्धता उतनी है जितनी हम लोगों की है। वो जूम यूज करते हैं। क्यों जूम यूज करते हैं? ठीक है, जूम का सब्स्टिट्यूट है और जूम से अच्छा सब्स्टिट्यूट है, तो हम जूम को क्यों यूज करें? ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए आप वेबएक्स यूज कीजिए। ठीक है, आप गूगल मीट यूज कीजिए। कम से कम हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज तो नहीं है वो। ठीक है, तो कोई भी आप अगर टिकटॉक नहीं बनाएंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे, या आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं कर सकते हम बहिष्कार? तो ऐसी चीजें जिससे हमारा जीवन कोई इफेक्टेड नहीं होता, हमारे जीवन में कोई असर नहीं होता। ठीक है, और उसका सब्स्टिट्यूट भारत का अवेलेबल है तो हम भारत का प्रेफर करेंगे। अगर भारत में नहीं है तो भारत के जो मित्र देश हैं, ठीक है, उनका प्रेफर करेंगे। लेकिन हमें ये करना होगा, अगर हमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, हमें फाइन ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, हमें विश्व के 2 प्रमुख पावर के रूप में डेवलप होना है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आपके पास पावर होगा तो आपके पास संस्कृति होगी। भारत की संस्कृतियां क्यों खराब हुई? वो इसलिए खराब हुई कि जो भी आपके ऊपर आए वो, चूंकि उनके पास फाइनेंशियल पावर था, और जब आपके पास फाइनेंशियल पावर होता है तो आप बहुत सी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो हमें वेस्ट की हर चीज़ अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है अपने पैसों के बल पे, इसलिए हमें अच्छी लगती है। जब हमारी भी चीज़ होगी, आज लोग हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हैं कि नहीं मजबूर हैं? ठीक है, वो तो ईश्वर ने खैर कराया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगे वो। ठीक है, राष्ट्रवाद हमें सीखना है तो हमें सीखना है इजराइल से। कितनी छोटी 50 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन वो पूरे अरब को हिला के रखती हुई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी इनडायरेक्टली अमेरिका के फाइनेंशियल सेक्टर पे अच्छा खासा होल्ड कर रखा है। उसके थ्रू वो लॉबिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू वो परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो चाइना का बहिष्कार, हमें चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वहाँ के नागरिकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सहानुभूति है कि वहाँ जो है वो डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेसी आके अच्छी सरकार बने, सबके साथ चलने वाली सरकार बने, वो खुशहाल रहे। उससे हमें कोई नहीं है। हमें वहाँ की सरकार, वहाँ की एग्रेसिव सरकार, वहाँ की हॉस्टाइल सरकार, वहाँ की कम्युनिस्ट मेंटालिटी वाली सरकार, वहाँ की मायूस सरकार से प्रॉब्लम है, जिसका एग्रेशन पूरे विश्व में एक मानवता के लिए एक चैलेंज बन रहा है। तो हमें सभी राष्ट्रवादी मित्रों से एक करबद्ध निवेदन है कि कृपया ये लिखना बंद कर दीजिए कि क्या बिना चाइना की चीज़ों से हमारा काम चला। आप लाइट देख लीजिए, एलईडी यहाँ बननी शुरू हो गई। ठीक है, एलईडी में काफ़ी हम आत्मनिर्भर हो गए। मैंने आपको पीपी किट का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको सैनिटाइजर का एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो, लेकिन हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्लस्टर्स के फॉर्म में मजबूत करना पड़ेगा। और धीरे 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 धीरे, अभी 1,18 बिलियन डॉलर सीधे जीरो नहीं हो जाने वाला है, लेकिन 7% हुआ है इस बार। अगली बार हम फिर से एश्योर करें 7% हुआ है। इसके साथ हमारी जो इंडस्ट्रीज डिपेंड हैं उन पे उनको नुकसान ना हो, वो भी एश्योरेंस हमें देना पड़ेगा। इसमें सरकार की भी काफ़ी जिम्मेदारी है, समाज के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। ये कोहेसिव क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखें। साथ में इंटरनेशनल मार्केट को टैप करने के लिए हम कैसे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज कैसे उनको बेस्ट एक्सपर्टाइज अवेलेबल कराई जा सकती है, कैसे उनको सब्सिडीज दी जा सकती है, ये सरकारों को भी सोचना होगा। लेकिन सरकार जो करेगी, हम नागरिक के रूप में भारत माँ के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो एक प्रतिबद्धता है, ठीक है, राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के गौरव के प्रति, राष्ट्र के सम्मान के प्रति, उसके लिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि जितना आप कर पाएँ। आपके पास चाइनीज़ मोबाइल है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आप जब मोबाइल लें तो किसी ऐसी कंपनी के लिए जो चाइना में न बना हो। अगली बार टीवी लें तो ऐसी चीज़ लें जो चाइना में न बना हो। गणेश की मूर्ति लेनी है तो आप चाइना की जगह मिट्टी की मूर्ति लें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा, या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ना लीजिए। ठीक है, हमें ये एश्योर करना है कि हमें उपभोग के लिए, ठीक है, जब तक बहुत
आवश्यक चीज़ नहीं हो, उपभोग के लिए कोई भी पैसा हमारा होस्टाइल कंट्री को जाए, ये हमारे पैसे का दुरुपयोग है और उसको हमें रोकना होगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं ये अपना मत ख़त्म करता हूँ। आशा है कि काफ़ी लोग हमारे इस मत से सहमत हो। और भी कोई आपका सुझाव हो तो दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ये बातें पहुँचाएंगे। आप लोगों के मिल के, लोगों से बात करके, बहुत से सोशल मीडिया आयाम है कि चाइना का बहिष्कार जो है वो क्यों ज़रूरी है और हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार।